सोचिए, एक टॉप का वकील, जूलियन मेंटल, करोड़ों की कमाई, शानदार मैंशन, प्राइवेट जेट और एक चमचमाती हुई लाल फरारी। मतलब बाहर से देखने पर एक बिल्कुल परफेक्ट जिंदगी। बिल्कुल। लेकिन फिर एक दिन भरी अदालत में केस की सुनवाई के दौरान उसे एक जबरदस्त हार्ट अटैक आता है और वो वहीं गिर पड़ता है। और वो गिरना सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो तो उसके पूरे जीवन दर्शन का पतन था। सही बात है। वो इस बात का सबूत था कि बाहरी सफलता की चकाचौंध के नीचे वो इंसान अंदर से मतलब पूरी तरह खोखला और टूटा हुआ था। हाँ। उस दिन अदालत सिर्फ जूलियन मेंटल नहीं गिरा, बल्कि वो मोर इज बेटर का पूरा आइडिया ही वो ही ढह गया था। बिल्कुल। और इसी घटना के बाद जूलियन सब कुछ बेचकर, अपनी फरारी भी, हिमालय की तरफ निकल जाता है, जिंदगी का असली मतलब ढूंढने। आज हम रॉबिन शर्मा की किताब वो सन्यासी जिसने अपनी फरारी बेच दी से मिले कुछ अंशों पर एक गहरी नजर डालेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है उन 7 शाश्वत गुणों को समझना जो जूलियन हिमालय से सीखकर वापस लाया। ये वो सिद्धांत हैं जिन्होंने एक टूटे हुए करोड़पति को एक शांत, संतुष्ट इंसान में बदल दिया। और मुझे लगता है कि ये सिद्धांत आज आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हाँ। तो चलिए जूलियन के इस सफर के जरिए उन 7 गुणों की गहराई में उतरते हैं। तो पहला सिद्धांत, और शायद सबसे बुनियादी, है अपने मन पर महारत हासिल करें। मन पर महारत। स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी दी गई है कि आपका मन एक बगीचे की तरह है। अच्छा। आप या तो उसमें मेहनत करके अच्छे फूल और फल उगा सकते हैं, या फिर उसे यूं ही छोड़ सकते हैं, ताकि उसमें जंगली घास फूस उगाए। हाँ, और कोई बीच का रास्ता नहीं है। और ये जंगली घास फूस सिर्फ नेगेटिव विचार नहीं है। आज के दौर में ये हैं सोशल मीडिया की अनथीन स्क्रोलिंग, वो लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना। बिल्कुल, ये सब हमारे मानसिक बगीचे को बर्बाद कर देते हैं। किताब कहती है कि मन का जो स्वाभाविक झुकाव है वो चिंता और नकारात्मकता की तरफ ही होता है, जब तक कि आप उसे सचेत रूप से अनुशासित न करें। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना वो काफी नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल। जैसे बगीचे से रोज खरपतवार निकालनी पड़ती है, वैसे ही मन से बेकार के विचार रोज निकालने पड़ते हैं। सही। स्रोत में जूलियन का एक बहुत शक्तिशाली विचार है, आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप दिन भर सोचते हैं। सही। इसका मतलब है कि हमारी असलियत पहले हमारे विचारों में बनती है, बाद में बाहरी दुनिया में। अगर आपके विचार बिखरे हुए हैं तो आपकी जिंदगी भी बिखरी हुई होगी। हाँ, इसीलिए ये सिद्धांत कहता है कि बाहरी दुनिया को ठीक करने से पहले अपनी अंदर की दुनिया को व्यवस्थित करना जरूरी है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है। नहीं, ये रोज की साधना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी ने अपने मन के बगीचे पर काम करना शुरू कर दिया। अच्छा। लेकिन उस बगीचे में कौन से बीज बोने हैं, ये कैसे तय होगा? शायद यहीं पर दूसरा सिद्धांत काम आता है। अपने उद्देश्य का पालन करें। हाँ। बिल्कुल। और ये व्यस्त होने और उद्देश्यपूर्ण होने के बीच का फर्क है। हम सब आज बिजी होने का तमगा लेकर घूमते हैं। हाँ, सही बात है। कोई पूछता है कैसे हो, जवाब आता है बस यार बहुत बिजी हूँ। जैसे ये कोई मेडल हो। लेकिन ये सिद्धांत पूछता है, क्या ये व्यस्तता आपको कहीं ले जा रही है? स्रोत कहता है कि हमारी असली समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि दिशा की कमी है। दिशा की कमी। जब जिंदगी में एक साफ मकसद होता है, एक क्यों होता है, तो बाकी सब कुछ अपने आप लाइन में आने लगता है। मुझे लगता है कि उद्देश्य एक कंपास की तरह काम करता है। कंपास से भी बढ़कर ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। फिल्टर? कैसे? आज हमारे पास इतने विकल्प हैं, क्या पढ़ें, क्या देखें, किससे मिलें, कहाँ काम करें, कि हम अक्सर एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। एक स्पष्ट उद्देश्य आपको ये तय करने में मदद करता है कि किस चीज को हाँ कहना है और ज्यादा जरूरी किस चीज को ना कहना है। तो एक बार जब उद्देश्य साफ हो गया, मंजिल पता चल गई, तो सवाल उठता है कि वहां तक पहुंचे कैसे? क्योंकि सिर्फ मंजिल पता होना काफी नहीं है। और यहीं पर तीसरा गुण, काइजन का अभ्यास, बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। काइजन, ये जापानी फिलॉसफी कमाल की है। हाँ। इसका मतलब है निरंतर छोटे छोटे सुधार। ये उस सोच के बिल्कुल खिलाफ है जो कहती है कि बड़े बदलाव के लिए कोई बड़ा नाटकीय कदम उठाना पड़ता है। हम अक्सर किसी मोटिवेशन के धमाके का इंतजार करते हैं, जो कभी नहीं आता। सही। और स्रोत में इसका गणित बहुत जबरदस्त तरीके से समझाया गया है। हाँ, वो 1% वाला। बिल्कुल। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो 1 साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं।
ये पर्सनल ग्रोथ का कंपाउंडिंग इफेक्ट है। हाँ, लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक बाधा है। और वो बाधा ये है कि हमारा दिमाग इन छोटे सुधारों को अक्सर नजरअंदाज कर देता है। सही बात है। हमें लगता है कि रोज 10 पेज पढ़ने से क्या होगा या 15 मिनट की वॉक से क्या बदल जाएगा। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड में SIP की तरह है, शुरुआत में असर नहीं दिखता, पर लंबे समय में यही सबसे बड़ी दौलत बनाता है। बिल्कुल। ये धैर्य का खेल है जो आज की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। और जूलियन हमारे कंफर्ट जोन को हमारा खामोश दुश्मन कहता है। हाँ, साइलेंट एनिमी। वो जगह जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं लेकिन जहां कोई ग्रोथ नहीं होती। उनका कहना है कि रोज थोड़ा सा डर का सामना करो, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो। हाँ अनकंफर्टेबल हो। वही छोटी छोटी चुनौतियां आपको मजबूत बनाती हैं। लेकिन ये रोज 1% बेहतर होना या रोज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सुनने में आसान लगता है। असल में इसके लिए जबरदस्त इच्छा शक्ति चाहिए। और शायद यहीं पर चौथा गुण यानी अनुशासन सबसे ज्यादा काम आता है। हाँ, और ये विचार पहली बार में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। अनुशासन ही स्वतंत्रता है। सही कहा। आमतौर पर हम तो अनुशासन को एक बंधन की तरह देखते हैं, स्कूल के नियम, ऑफिस के रूल्स। बिल्कुल। पर स्रोत इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। यहाँ अनुशासन का मतलब सजा नहीं बल्कि ढांचा है, एक स्ट्रक्चर। हाँ, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको आवेगों और मन की चंचलता से आजाद करता है। सोचिए, अगर आपकी सुबह की एक तय दिनचर्या है तो आपको रोज सुबह उठकर ये सोचने में अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ती कि अब क्या करूं। वो फैसला पहले से ही हो चुका है। बिल्कुल। ये बहुत गहरी बात है। आप अपनी विल पावर को छोटी छोटी चीजों पर खर्च करने के बजाय बड़ी और जरूरी चीजों के लिए बचा कर रखते हैं। स्रोत में एक लाइन है कि मैं एक दिमाग में अटक गई। आपकी आदतें आपके सपनों से बहुत पहले आपका भाग्य तय करती हैं। वाह, ये तो बहुत पावरफुल बात है। सपने तो बस मंजिल हैं, लेकिन आदतें वो गाड़ी हैं जो आपको वहां तक लेकर जाती हैं। बिल्कुल। जूलियन के सुबह के अनुष्ठान का उदाहरण दिया गया है। जल्दी उठना, थोड़ी एक्सरसाइज, कुछ अच्छा पढ़ना और ध्यान करना। सुनने में कितना सरल लगता है ना? लेकिन यही छोटी अनुशासित आदतें मिलकर एक शक्तिशाली जीवन की नींव रखती हैं। अनुशासन आपको अपनी भावनाओं का गुलाम होने के बजाय अपने मूल्यों का मालिक बनाता है। और इससे बड़ी स्वतंत्रता क्या हो सकती है? सही बात है। और अनुशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये समझना भी है कि अपनी सबसे कीमती चीज का इस्तेमाल कैसे करें। ये हमें 5वें गुण पर लाता है, अपने समय का सम्मान करें। ये सुनने में बहुत क्लीशे लगता है, टाइम इज मनी वगैरह। हाँ, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हम पैसे का बजट बनाते हैं, उसे ट्रैक करते हैं, निवेश करते हैं। सही। लेकिन क्या हम अपने समय का बजट बनाते हैं? हम ये तो जानते हैं कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, पर क्या हम ये जानते हैं कि हमारे 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं? जूलियन का एक सीधा सा कथन है, समय आपकी एकमात्र ऐसी संपत्ति है जिसे आप दोबारा नहीं बना सकते। स्रोत सलाह देता है कि अपने समय को बेरहमी से प्रोटेक्ट करो। हर उस चीज को ना कहो जो आपके मकसद और आपकी खुशी में योगदान नहीं देती। ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल, खासकर हमारे समाज में जहाँ दूसरों को मना करना बुरा माना जाता है। और यहीं पर नजरिए का बदलाव आता है। जब आप समय को एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में देखना शुरू करते हैं, अच्छा, तो आपकी प्राथमिकताएं अपने आप बदल जाती हैं। आप उन लोगों और गतिविधियों में निवेश करना शुरू कर देते हैं जो आपको ऊर्जा देते हैं, न कि आपकी ऊर्जा खींचते हैं। मतलब आप अपने जीवन के एक एक्टिव मैनेजर बन जाते हैं। बिल्कुल। न कि सिर्फ एक पैसिव दर्शक। ठीक है, तो अगर हम अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि उस समय में करना क्या है जो जिंदगी को असली मतलब दे। और यहीं से छठा सिद्धांत आता है जो मुझे लगता है कि पूरी किताब का उसका दिल है। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करें। हाँ, ये जूलियन की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव है। उसकी पहली जिंदगी सिर्फ लेने के बारे में थी, ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा चीजें। उसकी दूसरी जिंदगी देने के बारे में है। हाँ। और यहाँ देने का मतलब कोई बड़ा दान या चैरिटी करना नहीं है। हाँ, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है। इसका मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे काम करना। जैसे किसी सहकर्मी की मदद करना, किसी के लिए दरवाजा खुला रखना या किसी को एक सच्ची तारीफ देना। किताब में कहा गया है कि जब आप दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं तो आपकी अपनी जिंदगी भी रोशन हो जाती है। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये एक पारस्परिक क्रिया है।
जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन रिलीज होते हैं, अच्छा। जो हमें खुशी और जुड़ाव का एहसास कराते हैं। ये हमें आत्म-केंद्रित लक्ष्यों से परे ले जाता है और एक गहरी संतुष्टि देता है। ये बहुत सुंदर विचार है। और ये सारी बातें, मन पर कंट्रोल, एक उद्देश्य, रोज सुधार, अनुशासन, समय का सम्मान और दूसरों की सेवा, ये सब हमें आखिरी और शायद सबसे जरूरी गुण की तरफ ले जाती हैं। 7वां गुण है वर्तमान क्षण को अपनाएं। और ये गुण इन सभी का नतीजा है। कैसे? अगर आपका मन शांत है, आपका उद्देश्य स्पष्ट है और आप अनुशासित है, तभी आप पूरी तरह से वर्तमान में जी सकते हैं। वरना हमारा दिमाग या तो अतीत के पछतावे में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में। स्रोत कहता है कि हमारी जिंदगी के ज्यादातर दुख इन्हीं 2 जगहों से आते हैं। हम या तो उन चीजों पर अफसोस कर रहे होते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, या उन चीजों से डर रहे होते हैं जो अभी हुई भी नहीं है। खुशी और शांति सिर्फ अभी में है, यहाँ में है। हम अक्सर अपनी जिंदगी को जीने के बजाय उसके बारे में सोचते रहते हैं। बिल्कुल। हम खाना खाते हुए अगले काम के बारे में सोचते हैं, दोस्तों के साथ होते हुए फोन चेक करते हैं। हाँ, ये गुण हमें उस ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालकर वास्तविक अनुभव में आने के लिए कहता है। अपनी चाय का स्वाद लेना, बारिश की आवाज सुनना। किसी अपने की हंसी को सच में महसूस करना। हाँ, जिंदगी इन्हीं छोटे छोटे पलों का जोड़ है जिन्हें हम अक्सर मिस कर देते हैं। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने जूलियन मेंटल की कहानी के जरिए जीवन के 7 गुणों को समझा। ये बाहरी सफलता के ढेर से निकलकर आंतरिक शांति के बगीचे तक की यात्रा है। ये दिखाता है कि मन पर महारत, उद्देश्य, निरंतर विकास, अनुशासन, समय का सम्मान, दूसरों की सेवा और वर्तमान में जीना, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और जैसा कि स्रोत कहता है, असली दौलत मन की शांति है। असली शक्ति आत्मनियंत्रण है। और असली सफलता एक संतुष्ट जीवन है। ये उस पारंपरिक सफलता की परिभाषा को पूरी तरह से पलट देता है जिसे समाज हम पर थोपता है। बिल्कुल, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। और ये हमें एक आखिरी विचार पर छोड़ जाता है। स्रोत में जूलियन के परिवर्तन को और ज्यादा, मतलब मोर की जिंदगी से पर्याप्त यानी इनफ की जिंदगी तक की यात्रा के रूप में दिखाया गया है। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। एक ऐसी दुनिया में जो हमें लगातार और ज्यादा पाने के लिए उकसाती है, ज्यादा पैसा, ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा चीजें। हाँ, आज किसी व्यक्ति के लिए पर्याप्त का मतलब क्या हो सकता है? और ये 7 गुण उस पर्याप्त को परिभाषित करने में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं?